जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दूसरे जंगी बेड़े की तैनाती के आदेश दिए, वैसे ही यमन से एक साथ गर्जना हुई कि ईरान अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह की। रेड सी पर अपना दबदबा रखने वाले अंसारुल्लाह या हूती फाइटर्स ने अमेरिका और इसराइल को सीधी धमकी दी है कि वो रेड सी यानी लाल सागर कॉरिडोर से गुजरने वाले जहाजों पर नए सिरे से हमले करेंगे। 26 जनवरी को भी यमन के हूती फाइटर्स ने एक जहाज को निशाना बनाने का वीडियो जारी किया था और साफ लिख दिया था कि ये फिर से शुरू हो सकता है। ईरान के हिमायती माने जाने वाले अंसारुल्लाह का कहना है कि इमाम आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। अगर ईरान पर अमेरिका की तरफ से कोई भी कार्रवाई हुई तो वो समंदर में तहलका मचा देंगे। इसके बाद अमेरिका, इसराइल और उनके दोस्त मुल्कों का एक भी जहाज लाल सागर पार नहीं कर पाएगा। इस बीच हूतियों ने अपने एयर डिफेंस पावर का भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने दिखा दिया है कि हवा हो या पानी, वो हर कहीं मौजूद हैं और ईरान के लिए खुलकर लड़ेंगे। आपको बता दें कि गजा में हमास इसराइल सीजफायर के बाद से हूती खामोश थे, लेकिन जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा है और ओमान में चल रही बातचीत के बीच ट्रंप ने पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजा और फिर गेराल्ड एस फोर्ड को रवाना किया। इसके बाद यमन के हूतियों ने भी साफ कह दिया है कि वो हमले करेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका हूती जंग के दौरान अंसारुल्लाह ने लाल सागर पहुंचे अमेरिकी जंगी बेड़े यूएसएस कार्ल विल्सन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। इतना ही नहीं, करीब 24 की तादाद में अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन भी गिराने का दावा कर रहे थे हूती। यही वजह रही कि अमेरिका को भी अंसारुल्लाह के साथ सीज फायर करना पड़ा था। इतना ही नहीं, जब तक इसराइल गजा पर हमलावर रहा तब तक हूतियों की मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन इसराइल की तरफ चलते रहे। ऐसे में ईरान के लिए उठ खड़े होने की उनकी धमकी को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। पिछले जुमे को बाद नमाज जुमा अपने पैगाम में हूती चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने कहा था कि आज हम इस्लाम के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध देख रहे हैं। इंसान के सभ्य होने के बाद से आज तक हमने मानवता के विरुद्ध इस स्तर की संगठित और सुसज्जित कार्रवाइयों को नहीं देखा है। शैतान की ताकतें इंसान की आत्मा को खाली कर देना चाहती हैं और उसे जानवर जैसा बना देना चाहती हैं। अंसारुल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। अब हालात ये हैं कि हर जुमे को यमन की राजधानी सना की सड़कों पर ईरान की हिमायत में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और ये तय हो चुका है कि अगर अमेरिका ने कोई भी कार्रवाई की तो यमन की तरफ से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तगड़ा मोर्चा खुल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी जा रही सख्त चेतावनियों के बीच पश्चिमी एशिया की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। ट्रंप ने हाल ही में कहा, अगर ईरान के साथ बातचीत अब विफल होती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस बयान ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया। हालांकि तेहरान की ओर से संकेत साफ है कि वह दबाव की राजनीति के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरान पहले भी प्रतिबंधों, कूटनीतिक अलगाव और सैन्य धमकियों का सामना करता रहा है और उसने बार बार यह संदेश दिया है कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे माहौल में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का बयान भी अमेरिका को बहुत बड़ा झटका है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि यदि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर हमला होता है तो अफगानिस्तान के लोग अपने ईरानी भाइयों के साथ एकजुटता दिखाएंगे। तालिबान का बयान संकेत देता है कि ईरान अब क्षेत्र में अकेला नहीं खड़ा है, बल्कि तालिबान उसे अकेला छोड़ेगा ही नहीं। पिछले सप्ताह अफगानिस्तान में ईरान के राजदूत ने काबुल के साथ रिश्ते मजबूत करने की बातें कही थी और इशारा दिया था कि तेहरान तालिबान सरकार को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। वहीं इससे पहले रूस तालिबान सरकार को मान्यता दे चुका है। रूस और चीन लंबे वक्त से ईरान के साथ रणनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाते रहे हैं। रूस ने कई दफे इस बात का साफ इशारा किया कि किसी भी हमले की स्थिति में वो ईरान को छोड़ेगा नहीं, बल्कि मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे में यदि इन देशों के बीच तालमेल और गहरा होता है
तो यह पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक वैकल्पिक शक्ति संतुलन का संकेत माना जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान वही संगठन है जिसने लगभग 20 सालों तक अमेरिका से लड़ाई लड़ी और 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद काबुल में सत्ता में लौटा। अब उसी पृष्ठभूमि से एक राजनीतिक संदेश आ रहा है कि यदि ईरान पर हमला हुआ तो समर्थन मिल सकता है। इससे अमेरिका के लिए कूटनीतिक जटिलता बढ़ती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की चुप्पी भी इस क्षेत्र में चर्चा का विषय है। ईरान और पाकिस्तान लंबी सीमा साझा करते हैं और दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भी रहे हैं। फिर भी इस मुद्दे पर इस्लामाबाद की ओर से कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की आर्थिक परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर भी निर्भर करती हैं और अमेरिका के साथ चल रही कूटनीतिक प्रक्रियाएं उसकी सार्वजनिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। यही कारण है कि जहां तालिबान ने खुलकर समर्थन दे दिया तो वहीं पाकिस्तान सावधानीपूर्ण तरीके से चुप्पी साधे है। वर्तमान परिदृश्य में साफ तौर पर है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। रूस, चीन, अफगानिस्तान और खाड़ी के क्षेत्र अन्य देशों की भूमिकाएं भी महत्वपूर्ण होंगी। ईरान यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह अलग थलग नहीं है और क्षेत्रीय सहयोग उसके साथ खड़ा हो सकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बयानबाजी वास्तविक कूटनीतिक वार्ताओं में बदलती है या तनाव और बढ़ता है। फिलहाल पश्चिम एशिया की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर बयान दूरगामी असर डाल सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता और बढ़ते सैन्य तनाव के बीच पवित्र शहर कोम एक बार फिर सुर्खियों में है। शिया इस्लाम की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले इस शहर में स्थित फातिमा मासूम श्राइन और जाम कलम मस्जिद न केवल आस्था के केंद्र हैं बल्कि ईरान की सत्ता संरचना में भी इनका प्रतीकात्मक महत्व गहरा है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कोम का दौरा किया। इतिहास गवाह है कि जब जब सुप्रीम लीडर इन पवित्र स्थलों पर